नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आर्नियस के अनुसार, ब्रोंटेस डे वैलोरी के अनुसार और लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार की जो परिभाषाएं थी वो उदाहरण सहित देखी। अब इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें हमारा अगला बिंदु होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। हाँ जी दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए क्या होती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल या फिर बोले क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहा है? जब धातु ऑक्साइड अम्ल या फिर क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाए? लवण और जल। इसी क्रिया को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेम हमने पीछे अभिक्रिया और भी पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वहां पे हमने क्या कहा था? उदासीनीकरण के अंदर अम्ल और क्षार दोनों परस्पर क्रिया करके या संयोग करके उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ क्या है? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करके, दोनों में से किसी एक के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाए? लवण और जल। इसी क्रिया को हम क्या करेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम एल्यूमिना ऑक्साइड Al2O3 प्लस अम्ल HCl, तीर का निशान, दोनों क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण। लवण हमारे पास होगा AlCl3 प्लस जल H2O। दूसरा है Al2O3, एक धातु ऑक्साइड है और ये क्षार के साथ, क्षार हमारे पास होगा NaOH के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? ये भी अपना एक साल्ट बनाता है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस में बनाता है जल H2O। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल भी क्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्षार भी इस धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या बनाता है? उत्पाद के रूप में लवण और जल। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, इसी उभयधर्मी ऑक्साइड के ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दही या फिर खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनको हमें धातु से बने बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? जैसे गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि पीतल का यदि कोई बर्तन है और उसमें से यदि हमने कोई खटाई युक्त पदार्थ जैसे दही है, छाछ है, नींबू है, यदि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रख दिए जाए इनमें, तो ये खट्टे पदार्थ हैं इस धातु यानी पीतल के बर्तन के साथ क्रिया करके एक हानिकारक पदार्थ बना लेता है। और वो हानिकारक पदार्थ यदि हमने उस हानिकारक पदार्थ का सेवन कर लिया यानी उपयोग कर लिया, तो कुछ समय पश्चात इसी हानिकारक पदार्थ से हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, अर्थात हमारा जैसे जीव मितलाना की क्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि कोई पीतल का बर्तन है तो उसे, उसके अंदर यदि हम खटाई युक्त या खट्टे पदार्थों को रख दिए जाए, तो पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को रख देते हैं तो वहां क्या बनता है? एक हानिकारक पदार्थ बनता है, और जिसका सेवन करने से हमारा जीव मितलाता है। देखो, पीतल का बर्तन है तो पितलाता है, और यदि हमने उसका सेवन किया तो उससे हमारा जीव मितलाता है। इसका मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? सरासर ये हानिकारक पदार्थ बनता है। और वो हानिकारक पदार्थ कौन होता है दोस्तों? वो लवण होता है। कौन होता है? लवण होता है। इसी लवण की वजह से
हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पीतल है तो पितलाता है और इसका सेवन करने से हमारा जी मितलाता है। इसी प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? दही या खट्टे पदार्थों को पीतल से बने बर्तनों में क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका आंसर दोस्तों ये होगा, यदि दही या खट्टे पदार्थों को किस में रख दिया जाए, धातु से बने बर्तनों में रख दिया जाए, तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी या क्या घटना घटित होगी? इसको देखिए, धातु से बने जो भी बर्तन होते हैं, धातु से बने जो भी बर्तन होते हैं, यदि हम उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो धातु के बर्तन वायुमंडलीय वायु के साथ अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अपना क्या बना लेता है? धातु ऑक्साइड बना लेता है। दोस्तों क्या कहा मैंने? जो भी बर्तन होता है धातु का, वो वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अपना क्या बना लेता है दोस्तों? धातु ऑक्साइड बना लेता है। धातु ऑक्साइड बना लेता है। और ये बना जो धातु ऑक्साइड, यदि इसी बर्तन के अंदर हम क्या डाल दें, उसमें खट्टे पदार्थ जैसे HCl अम्ल होता है, या फिर नींबू होता है, या दही होता है, या छाछ होती है, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, यदि धातु ऑक्साइड से बने बर्तनों के अंदर खट्टे पदार्थों को रख दिया जाए तो ये खट्टे पदार्थ इस धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या बना लेते हैं दोस्तों? मैंने लिखा समीकरण के रूप में धातु ऑक्साइड और प्लस खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ। तो दोस्तों ये धातु ऑक्साइड खट्टे पदार्थों के साथ क्रिया कर क्या बना लेते हैं? हानिकारक एक लवण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? हानिकारक एक लवण बना लेते हैं। और ये बना जो लवण होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें खट्टे पदार्थों को कभी भी धातु से बने बर्तनों में नहीं डालना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, पीतल के जो बर्तन होते हैं अधिकांशतः, पीतल के जो बर्तन होते हैं अधिकांशतः उनमें हमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, क्या है? धातु से बने जो बर्तन होते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ क्रिया कर क्या बना ले? अपना धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। ये धातु ऑक्साइड जब तैयार हो जाता है और इसमें हम क्या रखते हैं? खट्टे पदार्थ। ये खट्टे पदार्थ इस धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। और ये लवण क्या होते हैं? हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो लवण होते हैं, जो बनते हैं लवण, ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं या शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हमें कभी भी खट्टे पदार्थों को धातु से बने बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अब अगला बिंदु है दोस्तों हमारे पास, अगला बिंदु है अगला बिंदु ये है दोस्तों कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? अम्ल धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं और इस गैस की जांच हम किस प्रकार करेंगे? क्वेश्चन तो ये है। अब इसका आंसर देखिए, जब हम सर्वप्रथम हम एक परख नली लेते हैं और उस परख नली के अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं और इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, अम्ल मिलाते हैं। तब सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर एक गैस बना लेता है। अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर एक गैस बना लेता है। इस बनी गैस की जांच करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? एक जलती हुई तिल्ली लाते हैं या जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। जैसे ही तिल्ली या मोमबत्ती गैस के ऊपर लाते हैं तो तिल्ली या मोमबत्ती तेजी से फट फट की आवाज के साथ जलने लगती है। तो दोस्तों बनी जो गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है।
क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन ये है, अम्ल धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं और बनी गैस की जांच हम किस प्रकार करेंगे? इसके लिए दोस्तों ये है, सर्वप्रथम एक परख नली लेते हैं। सर्वप्रथम एक परख नली लेते हैं और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े लेकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर एक गैस बना लेते हैं, एक गैस बनाता है। अब जो गैस होती है जब बाहर निकलती है तब हम इसके पास जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेके आते हैं। तो तिल्ली या मोमबत्ती फट फट की आवाज के साथ तेजी से जलने लगती। तो तेजी से जलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। देखना इसका समीकरण क्या है। यहां दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर ZnSO4 एक साल्ट होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त करता है दोस्तों। तो तनु H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ने दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर कौन सी गैस दी या कौन सी गैस मुक्त की? हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही हम जलते हुए मोमबत्ती या तिल्ली लेके आते हैं तो तेजी से फट फट की आवाज के साथ जलने लगती है। तो इस प्रकार हम बनी गैस की जांच कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक नामांकित चित्र भी है। देखो एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी जा सकता है। वो नामांकित चित्र क्या है? ये हमारे पास दोस्तों स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर हमने लगाया एक यू आकार की परख नली। क्या लगाई दोस्तों? यू आकार की परख नली लगाई और इस परख नली के अंदर है दानेदार जिंक के टुकड़े, दानेदार जिंक के टुकड़े। और ऊपर से डालते हैं हम इसमें तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गई दोस्तों परख नली और ये हो गई दोस्तों जिंक के टुकड़े और इसमें है दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु H2SO4। और यहां लगाते हैं एक कॉर्क या डाट या जिसको हम ढक्कन बोलते हैं और इसमें बीचों बीच एक बारीक छिद्र होता है और छिद्र में लगाते हैं एक निकास नली। क्या लगाते हैं दोस्तों? निकास नली। इस निकास नली से होती गैस बाहर आती है। यहां हमारे पास दोस्तों क्या है? एक टब है, टब प्लास्टिक का, और इस टब में साबुन के झाग है। क्या है दोस्तों? साबुन के झाग है। साबुन के झाग हमने इस निकास नली को इस प्रकार इसमें क्या कर दिया? डुबो दिया। इस निकास नली से क्या होता है? एक गैस बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में। बुलबुलों के रूप में क्या निकलती है? गैस बाहर निकलती है। जैसे ये गैस बाहर निकलती है तब हम इसके पास क्या लाते हैं? एक जलती हुई कैंडल या जिसको हम बोलते हैं मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती या कैंडल लेके आते हैं। तब ये कैंडल तेजी से फट फट की आवाज के साथ जलने लगती है। क्या होती है दोस्तों? तेजी के साथ या फट फट की आवाज के साथ तेजी से जलने लगती है और बनी गैस क्या होती है दोस्तों?
हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो दोस्तों मैं इस डायग्राम को एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक स्टैंड होता है, एक यू आकार की परख नली होती है जिसको स्टैंड की सहायता से स्थिर कर दिया जाता है। इस परख नली में दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर एक गैस बनाता है। वो गैस निकास नली की सहायता से होती कहाँ जाती है? प्लास्टिक का एक टब जिसमें साबुन के साबुन का घोल भरा हुआ है या साबुन का विलयन भरा हुआ है और निकास नली इसमें डूबी होती है। जैसे ही निकास नली से होती हुई गैस साबुन के विलयन से बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में, तब हम एक जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली लाते हैं। तब ये मोमबत्ती तेजी के साथ फटफट की आवाज के साथ जलना शुरू करती है। आता है बनी गैस कौन सी होगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। इसके लिए समीकरण मैंने क्या दिया? दानेदार जिंक के टुकड़े प्लस तनु H2SO4। तनु H2SO4 अम्ल दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ क्रिया कर कौन सी गैस क्या बना लेता है? एक लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं, ये हमने एक नामांकित चित्र की सहायता से एक्सप्लेन किया, समझाया। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक काफ़ी है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों अगला जो बिंदु है वो हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।